होना पड़ेगा। अगर आप उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो वो सॉल्यूशन मिलना चाहिए। चलिए जयदेव सर, आपने उनको कोर्स बना दिया क्या सर को? नहीं सर, अभी वो रास्ते में है। अच्छा, तो इसके सिवा किसी ने हैंड रेस किया हुआ है, जीनत फातिमा मैडम है कि वजीर सिंह है, किसी भी वजीर सिंह साहब ने फिर से हैंड रेस किया है। चलो मैं उनको भी उनसे भी पूछ लेते हैं। यस सर, वेलकम वजीर सिंह जी। नमस्कार सर। बोलिए सर। मैं खेती करता हूँ और वजीर सिंह जी, वीडियो आपका आ सकता है क्या? सर वीडियो ऑन करो वजीर सिंह जी। वीडियो नहीं आ सकता। अच्छा, मैं अभी जाने की तैयार हो रहा हूँ सर। कपड़ा बनियान में हूँ, लेकिन बाथरूम में नेटवर्क हैंड्रेस करूंगा तो सर थोड़ा बनियान में हूँ मैं। आपका सर नेटवर्क भी डिस्टर्ब हो रहा है। बाद में कीजिए सर, आपका नेटवर्क का आवाज भी क्लियर नहीं है। सॉरी सर, आप बाद में बात करें। किसान है तो फिर भी आपको वीडियो ऑन करके आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या जानते हैं। ये रणवीर सिंह वघेला जी का मैसेज आया रेडी। यस, चलो मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। रणवीर सिंह जी, आप हैंड रेज कीजिए। तो दोस्तों, जो दोनों वीडियो लगे आपको कैसे लगे आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ हो सकता है कि कुछ चीजें आपको समझ में आई हो, कुछ चीजें नहीं समझ में आई हो, लेकिन दोस्तों हमारे लिए आज बहुत जरूरी चीज है हमारा खान पान। आप खुद ही देख रहे हैं, हम लोग हेल्थ की फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि लोगों की हेल्थ के साथ में कितने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। हर परिवार में कोई ना कोई बीमारी किसी न किसी रूप में मौजूद है, और हो क्या रहा है कि उसकी वजह से काफी सारे घर परिवार में हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जा रहे हैं। काफी लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी बीमारियां सही नहीं हो पा रही है। हम ज्यादातर बीमारियों को या तो मेंटेन कर रहे हैं, बस उसका समय हम टाइम बाई कर रहे हैं। डायबिटीज। हाँ जी, रणविजय जी आ गए हैं। रणवीर सिंह जी नमस्कार, मैं अनुभव बोल रहा हूँ भोपाल से। जी सर, जी सर। रणविजय जी, मैं थोड़ा सा बस एक इंटरेक्शन करूंगा, जैसे आप डायरेक्ट किसानी करते हैं। जैसे मैं जब किसी से बात करता हूँ तो मैं यही पूछता हूँ कि देखिए दोस्तों, कुछ प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा। जब आप एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के लेकर के किसी के पास जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो आपको 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखना। पहली चीज का ये ध्यान रखना है कि किस फसल के बारे में आप बात करने जा रहे हैं। ये किसानों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप गए धान के सीजन में और बात कर रहे हैं गेहूं की, तो वो आपको पहले ही क्षण से ये समझ लेगा कि इसको कोई जानकारी नहीं है। तो आपको ये समझना है कि वो क्या है। वो पता लगा कि वो अनाज की जगह वो हार्टिकल्चर करता है या वेजिटेबल करता है, आप उसको वहां समझा रहे हैं गेहूं धान, तो उसके लिए वो बिल्कुल बेकार की चीज है। तो हमको थोड़ा सा ये स्टडी करके जाना है कि वो क्या पर्टिकुलर क्या क्रॉप होती है, किस क्रॉप के ऊपर बारे में हमको बात करना है। दूसरी चीज ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस आप समय जा रहे हैं। आप बुआई के पहले जा रहे हैं कि बुआई हो चुकी है, कि आपका प्लांटेशन वेजिटेटिव जो जर्मिनेशन हो चुका है, कि आपके प्लांट में फ्रूट आने लग गए हैं, फ्लावर्स आने लग गए हैं। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट होती है जानकारी कि आपको उस समय के हिसाब से भी उससे जाकर के बात करनी है। पता लगा उसका जो फ्रूटिंग के ऊपर उसका पौधा आ रहा है, पता लगा फ्लावरिंग हो रही है, और हम जाकर के वहां पे सॉइल हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो आपके प्रोडक्ट को बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, समझेगा, और उसके लिए वो कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो हमको 2 चीजें विशेष ध्यान रखनी। पहली कि किस फसल के बारे में आप उससे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस भी ज्योग्राफी में आप जाते हैं तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया लेकर के वहां पे जाना चाहिए। दूसरा, किस स्टेज पर है पौधा। ठीक है, तो रणवीर सिंह जी मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पे, और कुछ सवाल पूछता हूँ। जैसे आज की तारीख में ये बताइए, हमारी फसल जो है वो अच्छी हो रही है पहले से या कैसी हो रही है? सर पहले से बहुत खराब हो रही है। पहले से खराब हो रही है। चलिए, आपने सच्चाई कबूल दी, क्योंकि आप सिस्टम के अंदर का हिस्सा हैं। ज्यादातर किसानों को क्या लगता है कि फसल हमारी अच्छी हो रही है। देखिए, मैं यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें हैं। एक होता है उपज, यील्ड, और एक होता है गुणवत्ता। तो उपज ज्यादा हो रही है, ये बिल्कुल सही है। रणविजय जी, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भाई मतलब डिफॉल्ट में किसान नहीं हूँ। मैं आप जैसे लोगों के बीच में, मैं 2017 से काम करते करते मैंने बहुत सारी चीजें देखी, सुनी, समझी हैं। तो ये यहाँ पर मेरे को लगता है कि उपज तो सर हो रही है ज्यादा, यील्ड हो रही है, लेकिन गुणवत्ता नहीं है। करेक्ट? जी सर, जी सर। अब जैसे गुणवत्ता, हमको ये गुणवत्ता समझ में नहीं आ रही कि गुणवत्ता मतलब क्या। गुणवत्ता मतलब ये कि ये बताइए कि आज हमारे
घर में जो हम खाना लेकर के आते हैं, चाहे अनाज हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, आपको क्या लगता है उसमें कितना स्वाद और महक है? चैट में लिख सकते हैं आप, यस या नो। कितनी उसमें स्वाद और महक है? जी सर, मुझे बोलना है? नहीं, Yes, हाँ, आप भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको अनम्यूट दिया हुआ है। जी सर, वो तो सबको ही पता है कि अभी का जो खाना है ना, वो हमें खाना भी नहीं खाया जाता, लेकिन खाना पड़ता है, ऐसी उसकी क्वालिटी आती है सर। बिल्कुल सही। आप याद करिए, पुराने टाइम में हम लोग जब घर में आते थे या जाते थे, क्या सब्जी आई है या क्या सब्जी किचन में बन रही है, वो हमको उसकी सिर्फ बनने से पता लग जाता था, महक से। और हम लोग जब कोई भी खाते थे फल या सब्जी, तो कितना स्वाद होता था उसमें। आज ही नहीं है। इसके पीछे समझने वाली बात यह कि ये चीज क्यों नहीं है। हमको तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पर हमारी जो उपज है उसका उत्पादन तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसमें हमारी गुणवत्ता नहीं है। तो ये गुणवत्ता जो, उसके लिए मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, स्वाद और महक, ये क्यों नहीं आ रही है? क्यों? क्योंकि हर प्रकार के फसल के लिए उसके अंदर बहुत सारे तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे रणवीर सिंह जी, चाय पीते हैं अपन? जी सर। चाय में अगर मैं शक्कर नहीं डालूं तो चाय मीठी होगी? नहीं होगी। मैं आपसे बोलूं बिल्कुल सीना फाड़ करके कि सर, मैंने चाय उसी तरह से बनाई, मैंने गैस जलाई, बर्तन लिया, पानी डाला, उसमें मैंने चाय की पत्ती डाली, मैंने दूध डाला, उसको उबाला और बना करके आपको दिया, रंग सब कुछ वही है, लेकिन क्या उसमें मिठास है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मिठास हमने उसके अंदर दी ही नहीं, तो वो मीठा नहीं होगा। के अंदर जो है वो पोषक तत्व तो नहीं है, ना के बराबर है। ये क्या है, कैसे है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। और ये पोषक तत्व, हर पोषक तत्व का अलग अलग काम होता है। कोई पोषक तत्व फल की गुणवत्ता, फल के रंग को अच्छा करता है, कोई फल की चमक को अच्छा करता है, कोई फल को लंबे समय तक उसको ताजा बनाए रखता है, कोई फल के साइज को अच्छा करता है, कोई फल के वजन को अच्छा करता है, कोई फल की महक को अच्छा करता है। हर पोषक तत्व का अलग अलग काम है। आज आप बताइए, आज हम एक मानव हैं, हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारे शरीर को चाहिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और कैलोरी। ये किसी एक भोजन में नहीं मिलता है, इसलिए हमको भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन करने पड़ते हैं। ठीक है रणवीर सिंह जी, सही कह रहा हूँ? जी सर, सही हो आप। हर भोजन से हमको अलग अलग तरह की चीजें मिलती हैं। हमको पता है अगर हम कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो हमको एनर्जी कम महसूस होगी। अगर हम प्रोटीन कम लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो नए सेल्स का जो निर्माण हो रहा है, वो सेल्स को प्रॉपर हमारी ग्रोथ नहीं मिलेगी। हर चीज की इंपॉर्टेंस है। तो इसी प्रकार से हमारे पौधे को भी सही प्रकार से पनपने के लिए बहुत सारे तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? ये पोषक तत्व मिलते हैं हमको जमीन से। देखिए, किसानी जो है, मैं आपको बताऊं, सिर्फ ये नहीं है कि हमने जमीन में गए और हमने बीज डाला और खेती करी और हमने फसल निकाल के ले आए। बहुत सारे इसके अलग अलग पार्ट हैं। इसमें बीज भी है, जमीन भी है, सही तरीका है, सही समय है, पानी की उपयोगिता है, किस समय हमको कौन सी खाद देनी है। और आज हम यहाँ पे जो मेन सेशन कर रहे हैं, ये हम बात करना चाह रहे हैं खाद के बारे में। रणवीर सिंह जी, आप म्यूट हो गए। बोलिए। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आज की तारीख में हम किसान जो है, जो खेती कर रहा है, ऑर्गेनिक तो नहीं कर रहा है, आपको पता है, वो तो ज्यादातर केमिकल खेती कर रहा है, इसको बोलते हैं रासायनिक खेती। तो आज की तारीख में किसान मुख्य खाद जो है वो कौन सी ले रहा है? जैसे आप भी अगर खेती कर रहे हैं तो आप भी कोई खाद अपने खेतों में दे रहे होंगे। नहीं सर, पहले तो मैं मेरे बारे में बताऊं, मैं ऑलरेडी पहले से ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। चलिए, तो मैं ऑर्गेनिक के ऊपर बाद में, तो अभी जनरल किसान कौन से रासायनिक खाद से खेती कर रहा है? सर, तो किसान क्या करता है सर, जब पहले जमीन में डालना, वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन किसी किसानों को पूछ के मुझे पता चला है कि वो पहले डीएपी डालता है सर। मतलब मुख्य तौर पे अगर देखें तो मैं डीएपी और यूरिया दो मुख्य खादें हैं जो डाल रहा है। श्योर सर, श्योर, है ना? अब आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, रणवीर जी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे पौधे को सही प्रकार से पनपने के लिए 32 प्रकार का न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार से चीजें चाहिए, ऐसे ही पौधे को भी सही प्रकार से पनपने के लिए 32 प्रकार का न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जिसमें से 19 एसेंशियल है। 19 मतलब दाल, चावल, सब्जी, रोटी हमारे लिए। आपको मैं हलवा नहीं दूं, आपको मैं पूड़ी नहीं दूं, खीर नहीं दूं, लेकिन दाल, चावल, सब्जी, रोटी मतलब हमको एक कंप्लीट डाइट मिल गई, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही हमारे पौधे को पनपने के लिए 19 प्रकार का न्यूट्रिशन चाहिए ही होता है, जिसमें से 3 उसको प्रकृति से मिल जाता है, हवा और पानी से। क्योंकि हमारी हवा में क्या है? हमारी हवा में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है।
ठीक है। साथ ही साथ हमारे पौधे को भोजन को बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषित प्रक्रिया होती है, उसके लिए सूरज की रोशनी चाहिए, ठीक है। ये नेचुरल तरीके से पौधे को मिल जाता है। अब जो बाकी जरूरतें के लिए, उसके लिए आज किसान मुख्यतः क्या डाल रहा है, वो डाल रहा है यूरिया और डीएपी। और यूरिया और डीएपी में कुल 3 पोषण होते हैं, 13 मतलब 19 में से 3 प्रकृति से मिल गए, बचे 16, 16 में से 3 हमने दे दिए, बचे 13 का गैप है। अब आप बताइए, आप लोग खुद अपने घर में देखते होंगे, आज की सीजन में लोगों के पास आलू आ रहा है, बहुत सारे लोग आलू लेकर के आते हैं और आप देखते हैं 1-2 दिन के अंदर उनके अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, वो उनके अंदर आप देखते हैं साइड से बीज निकलने लग रहा है, उनका पौधा निकलने लग रहा है। मतलब क्या हो रहा है, कितनी जल्दी पौधा जो है उनका आलू जो है हमारे घर में उसके अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जा रही है। फ्रूटिंग का मतलब उसका वेजिटेटिव ग्रोथ निकलने लग रही है। आप अपने घर में धनिया लेकर के आइए, आप सुबह धनिया लेकर के आएंगे, शाम तक वो देखेंगे पूरी तरह से मुरझा जाती है। आप खीरा लेकर के आइए, खीरा देखिए सुबह से लेकर शाम तक एक तरफ से वो हल्का सा सॉफ्ट होने लगता है। आप याद करिए, पुराने टाइम में हमारे घर में हफ्ते भर तक खीरे रखे रहते थे, धनिया रखी रहती। क्यों? क्योंकि आज के समय में जो फल और सब्जियां हैं उनके अंदर पोषक तत्व तो नहीं है जो उसको लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं। स्वाद और महक तो हम सबको पता है कि उसकी क्या स्थिति है आज। और हम आपके सामने मैं एक बहुत जबरदस्त सच्चाई बताने जा रहा हूँ। रणवीर सिंह जी, हम लोग मुख्य रूप में यूरिया डालते हैं, अगर आपके पास जानकारी हो तो आप बताइएगा। सर, यूरिया क्यों डालते हैं किसान? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए सर। बिल्कुल सही आपने बोला, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए डालते हैं। और नाइट्रोजन का काम क्या करता है? नाइट्रोजन हमारे पौधे को ग्रोथ देता है, उसको हरा भरा बनाने में मदद करता है। तो रणवीर सिंह जी, ये अपना जो नाइट्रोजन रहता है यूरिया में, ये कितना नाइट्रोजन रहता है यूरिया में? 46%। बहुत सही, मैं इसके लिए तालियां बजाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे किसानों को पता ही नहीं है कि 46% हमारे जो हम यूरिया डाल रहे हैं, ये 46% इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो रणवीर सिंह जी, अगर 46% नाइट्रोजन है तो 54% भी कुछ होगा उसमें। हाँ वो सर अलग कुछ होगा, वो पता नहीं क्या है सर। वो क्या होता है? 46 पता नहीं सर वो क्या होता है। अब दोस्तों आप समझिए कि ये एक जानकार किसान है। रणवीर जी, मैं आपके प्रति कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक डिस्कशन के पार्ट में कि जानकार व्यक्ति हैं, इनको पता है कि यूरिया में नाइट्रोजन होता है और 46% होता है, लेकिन फिर भी क्या है, हमको पूरी जानकारी नहीं है। 54% क्या है? आज किसान 50 किलो की बोरी लाता है, आप मूल्य तो पूरा दे रहे हैं ना पैसा, उसके साथ 46% की आपको जरूरत है, 54% का भी पैसा आपने दिया ना, वो 54% क्या है? आज हम हर किसान अपनी फसल को उसकी आमदनी का जरिया होता है, साथ ही साथ किसान अपनी फसल को अपने बच्चे की तरह पालता पोसता बड़ा करता है, उसकी आमदनी का जरिया है, उसका घर परिवार उससे चलता है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जो मुख्य खाद्य जो पिछले 30, 40, 50 साल से वो दे रहा है, उसके अंदर है क्या। आज हम भी अपने बच्चों के लिए मार्केट से सामान लेने आते हैं। मैं माफ करिएगा, मेरी थोड़ी सी आवाज में एग्रेसिव हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ये बड़ा कष्टदायी चीज लगती है कि हमको जानकारी ही नहीं है हमारे किसान भाइयों को। क्यों? क्योंकि उनको पूरी चीजें बताई नहीं जा रही। जैसे हम लोग अपने इबायोटोरियम में प्रेजेंटेशन में हमको बता ही नहीं रहे हैं डॉक्टर्स की क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बस दवा ले लो, काम चलाओ। किसान को पता ही नहीं है कि 54% क्या है जिसका पैसा दे रहा है वो, और वो क्या है जो अपने खेतों में डाल रहा है। अच्छा, आप में से हैंड रेस करिएगा या यस लिखिएगा, कितने लोगों को यहाँ पता है कि यूरिया और डीएपी पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर है? रणवीर सिंह जी, आप अनम्यूट करिएगा। आप पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर का मतलब समझते हैं आप लोग दोस्त? नहीं सर, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो यूरिया डीएपी आता है ना, वो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना सर, और उसमें जो मटेरियल बचा था ना, उससे ये रासायनिक खाद बनती है, ऐसा मुझे मालूम है सर। नहीं सर, दूसरे विश्व युद्ध वाला मटेरियल का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर जो है हिंदुस्तान में 1950-47 के बाद जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो 1952 में पहला हमारे हिंदुस्तान में पेस्टिसाइड बना, जिसका नाम था डीडीटी। आज से 20-30 साल पहले घरों में इसका छिड़काव होता था मक्खी मच्छर से बचाव के लिए, ठीक है। और 1960 के दशक में हिंदुस्तान में हरित क्रांति आई, जब लोगों को, किसानों को जागरूक किया गया उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है। जब उत्पादन बढ़ाने की बात करी गई तो हुआ क्या कि, चलिए मैं अभी पहले यूरिया को कवर करता हूँ, फिर इसमें मैं नेक्स्ट आऊंगा, नहीं तो आपस में चीजें जम्बल डप हो जाएंगी।
कोई अगर बोर हो रहा हो तो बता सकता है, मैं थोड़ा सा इसको और इंटरेक्टिव करने की कोशिश करूंगा। यूरिया जो है और डीएपी पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर हैं। पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर का मतलब ये प्रोडक्ट जो है ये पेट्रोल के अवयव से बनते हैं, ये बाई प्रोडक्ट हैं पेट्रोल के। जो क्रूड ऑयल आता है, आप सबको पता होगा, जब फर्स्ट फिल्टर होता है तो हमारा एविएशन फ्यूल निकलता है जिसको बोलते हैं हवाई जहाज का ईंधन। जब सेकंड उसको फिल्टर करते हैं तो हमारा पेट्रोल निकलता है, थर्ड फिल्टर करते हैं तो डीजल निकलता है, फोर्थ फिल्टर करते हैं तो उसमें से मिट्टी का तेल निकलता है। इसी प्रकार से अलग अलग स्टेजेस होती है फिल्ट्रेशन की। तो ये फिल्ट्रेशन करके अलग अलग स्टेजेस में निकलता है। जो 54% होता है वो होता है पेट्रोल का बाई प्रोडक्ट जो वेस्ट होता है। उस वेस्ट से हमारे जो है वो यूरिया और डीएपी का प्रोडक्शन होता है। अब मेरा दोस्तों आपसे दो सवाल है। पहला सवाल ये कि क्या पेट्रोल आपके और हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है क्या नुकसानदेह है? रणवीर सिंह जी आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। नुकसान कारक है सर। तो सर हम अपने नुकसान वाली चीज को अपने खेतों में दे रहे हैं जबकि हमको पता है कि वो भी जीव सृष्टि है और उसको हम अपने खेतों में दे रहे हैं। दूसरा सवाल, हमने सबने बचपन में पढ़ा है कि हम 3 तरह की खेती करते थे, रबी, खरीफ, जायद। और आज आप उठा करके देखेंगे बहुत सारी जगह पे सिर्फ 2 खेती रह गई है और बहुत सारी जगह पे सिर्फ 1 खेती रह गई। रणवीर सिंह जी करेक्ट करिएगा अगर मैं कहीं गलत हो रहा हूँ। जी सर, सही हो आप, सही हो। क्यों? क्योंकि हमारी गर्मी की जो खेती थी, जायद फसल हमारी जा रही है, खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने अपने खेतों में इतना पेट्रोल डाल दिया है और मई में जब ऊपर से काफी ज्यादा हीट रहती है तो हम अपनी जमीन में जो भी खाद और बीज डालते हैं वो हमारा समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो हमारा नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए हमारी गर्मी की फसल जा रही है। ठीक है। तीसरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारी जो हम लोग बात करते हैं हमारे मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो भी धीरे धीरे खराब हो रही है। मिट्टी की गुणवत्ता का मतलब क्या? आप याद करिए आज से 30-40 साल पहले हम लोग मिट्टी को उंगली से कुरेद लेते थे, उसको तोड़ लेते थे। आज की तारीख में रणवीर सिंह जी आप बताइएगा मिट्टी के ढेले को हम तोड़ सकते हैं क्या? सर उंगली तो छोड़िए, आप फावरे से भी नहीं तोड़ सकते। ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी को गलती से वो मिट्टी का ढेला मार दिया ना तो सर में फट जाएगा, स्टिचेस आ जाएंगे। ये स्थिति है। आप सोचिए, आप थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा। पहले जो है खेती हल से हो जाती थी। मदर इंडिया पिक्चर में दिखाया गया कि वो नरगिस जी जो अपने कंधे पे ही लेकर के कर ले रही है। फिर आप देखिए कि क्या हुआ, जैसे मैंने 1960 के दशक की बात करी ना, हिंदुस्तान में जब क्रमिक विकास हुआ तो 2 चीजें एक साथ हुई। पहली चीज क्या हुआ कि हमारे पेस्टिसाइड का आना हुआ। दूसरा क्या हुआ, हमारे ट्रैक्टर का आना हुआ। ट्रैक्टर के आने से क्या हो गया कि जो हमारा किसान जिसके घर में पहले 4 से 6 जोड़ी हमारे बैल रहते थे वो चले गए। जब बैल होता था, क्योंकि पहले याद करिए कि पहले किस चीज से खेती होती थी? गोबर से खेती होती थी। गोबर की खाद बनती थी, उससे खेती होती थी। और गोबर की खाद की इतनी ज्यादा मात्रा कहाँ से आती थी? क्योंकि हमारे घरों में बैल होते थे, 2-2, 4-4 जोड़ी बैल होते थे। मैं एक एवरेज किसान के घर की बात कर रहा हूँ। दूध देने के लिए गाय और दूसरे जानवर वो अपनी जगह होते थे, लेकिन जब वो ट्रैक्टर आया तो वो हमारे घर से बैल चले गए, हल खत्म हो गया। हल खत्म हो गया तो हमारा गोबर कम हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा। आज अगर हम खाना खाते पोषण के लिए, करेक्ट, अगर हम खाना खाएं या ना खाएं, या खाना को हम थोड़ा सा हमारे खाने में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे शरीर में बीमारी आती है, कुछ तकलीफ आती है। तकलीफ आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारी जांच करके क्या बोलता है? भाई ये टॉनिक ले लो, उसको सुबह शाम आप 1-1 चम्मच पी लीजिएगा। यही होता है। यही चीज हमारे खेती में हुई। जब ट्रैक्टर आए तो हमारे बैल चले गए। जब बैल चले गए तो हमारी जो गोबर की खाद जो हमको बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती थी वो कम मात्रा में मिलने लगी, यानी कि गैप आया। पहले के टाइम में मान लीजिए हमारा भोजन यहाँ था और हमारा टॉनिक यहाँ था। फिर क्या हो गया कि जब हमारा भोजन की पोषण कम हुआ तो हमने टॉनिक पे हम डिपेंड होना शुरू हुए। आप याद करिए पुराने जो हमारे किसान भाई हैं वो बताएंगे पहले ये लोग अपने खेतों में बिल्कुल भी यूरिया डीएपी नहीं डालते थे, या डालते थे 2-4 मुट्ठी डाल दिया, 2-5 किलो डाल दिया। आज की तारीख में ये स्थिति है कि किसान 2 बोरी, 3 बोरी, 4 बोरी प्रति एकड़ में बता रहा हूं वो डाल रहा है, और फिर भी उसकी उपज अभी दिख रही है उसको, लेकिन धीरे धीरे उसको भी पता है कि जमीन इतनी कठोर होती जा रही है। आज हमारी जमीन के अंदर पानी की अवशोषित करने की क्षमता कम हो जा रही है। मैं जिस एग्रीकल्चर के ऊपर बात कर रहा हूँ इसका बहुत सारे तरह के मायने हैं। आज हमारे सबके साथ में एक लाइफ में चैलेंज आ रहा है, अंडर वाटर लेवल हमारा कम हो रहा है। क्यों?
बारिश तो वैसे ही हो रही जैसी आज से 40 साल पहले होती थी, 50 साल पहले होती थी। आप देखिए पेपरों में निकलता है कि 40 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, इतनी बारिश हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, सारा पानी हमारा बह जा रहा है। आप देखिए 20 साल पहले कितनी आप ऐसी खबरें सुनते थे, 30 साल पहले की बाढ़ आ गई, और आज आप पूरे बारिश के सीजन में आपको यही दिखाई देता रहेगा, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। हमारे जंगल कम हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन क्या हो रहा है, हमारी जमीन की अवशोषित करने की क्षमता कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जो रासायनिक खाद है या किसी भी प्रकार का पोषण जो होता है, इस पोषण को हमारे पौधे तक पहुंचाने के लिए भी एक जैविक सिस्टम होता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं कि मेरे को अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए, पोषण देने के लिए मेरे को खाना चाहिए। हमारे घर में हमारे वाइफ हैं, मदर हैं, वो खाना बना करके हमारे सामने टेबल पे रखते हैं, ठीक है, और मैं सामने बैठ जाऊं, तो क्या टेबल से खाना उठ करके अपने आप मेरे मुंह में चला जाएगा, मेरे पेट में चला जाएगा? रणवीर सिंह जी जी नहीं सर, वो हमें हाथ से लेकर मुंह तक ले जाना पड़ेगा। वो एक माध्यम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा उस भोजन को मेरे मुंह के द्वारा मेरे अंदर जाने के लिए, ताकि मेरे शरीर को प्रॉपर पोषण मिल सके जो जरूरत है। इसी प्रकार से जो हम पोषण अपने खेतों में देते हैं, ठीक है, इस पोषण को भी प्रॉपर अवशोषित करने के लिए, सॉल्युबलाइज करने के लिए हमारे पृथ्वी में एक सिस्टम मौजूद है, जैव विविधता सिस्टम कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, ये माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होती है, इनको बोलते हैं माइक्रोब्स, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया उस पोषण को अवशोषित करके हमारे पौधों में अवशोषित करने, सॉल्युबलाइज करके हमारे पौधों में अवशोषित करने का काम करते हैं। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया अलग अलग तरह के पोषण पे काम करते हैं। राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, सूडोमोनास, अपना फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर ऑक्सीडाइजर बैक्टीरिया, जिंक ऑक्सीडाइजर बैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पौधों में पोषण को अवशोषित कराने का काम करते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि अगर किसी भी खेती में हम लोग पुरानी फसल काटते हैं तो उसकी जड़ें रह जाती हैं, लेकिन जब आप अगली सीजन की तैयारी करते हैं तो वो जड़ें गल जाती हैं। क्या होता है? डिकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि खुले में कोई जानवर का शव पड़ा है तो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको 2 चूहे या किसी भी जानवर की लाश हो, एक के ऊपर आप मिट्टी का तेल डाल दीजिए और दूसरे को आप खुला छोड़ दीजिए, आप देखेंगे जो आपने खुला छोड़ा है वो पहले आपका डिकम्पोज हो जाएगा। जिसपे आपने मिट्टी का तेल डाला वो डिकम्पोज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर क्या डाल दिया? पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर का एक बाई प्रोडक्ट डाल दिया, तो उसने डिकम्पोजर बैक्टीरिया का काम खत्म कर दिया। अब क्या हो रहा है? वो डिकम्पोज प्रॉपर नहीं हो रहा है। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे प्लांट की हेल्थ को बेहतर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो मोर देन 50+ हमको बैक्टीरिया चाहिए होते हैं जो हमारे पूरी खेती में काम आते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य और दुख दोनों होगा, आज से 25, 30, 40 साल पहले जब हम गोबर की खाद से खेती करते थे, गोबर की खाद का भी मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, अगर भैंस का या गाय का ताजा गोबर आप लेंगे तो वो गोबर किसी काम का नहीं है। आपने देखा होगा गोबर की खाद को बनाया जाता है, उसको सड़ाया जाता है। सड़ने का मतलब क्या? उसके अंदर नए नए तरह के सिस्टम पैदा होते हैं, बैक्टीरिया पैदा होते हैं। वो बैक्टीरिया उस काऊ डंग को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके उसको खाद में बदलते हैं, फिर हम उसको अपने खेतों में देते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हमारे खेतों में हमने जो पोषण दिया उसको सॉल्युबलाइज करते हैं। और पहले जब हम गोबर की खाद देते थे तो हमारे खेतों में प्रॉपर बैक्टीरिया का जर्मिनेशन होता था, प्रॉपर बैक्टीरिया हमारे बनते थे, क्योंकि बैक्टीरिया को जब नमी मिलती है तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने लगते हैं और वो अपनी संख्या दुगनी करते जाते हैं। हुआ क्या? मैं ये आपको केवीके का, कृषि विज्ञान केंद्र का आपको डेटा दे रहा हूँ। 1 ग्राम मिट्टी में पुराने टाइम में 1 करोड़ से ज्यादा जीवाणु होते थे, बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के। वर्तमान समय में मात्र 60,000 से 70,000 बैक्टीरिया रह गए हैं। अब आप सोचिए 60-70 हजार में सबको मल्टीपल टाइप के बैक्टीरिया, तो मतलब सबका अपना अपना जो काउंट है वो बचा हुआ है, ठीक है। अब आप खुद बताइए कि आज हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारी कैपेसिटी में है, लेकिन अगर हमको ज्यादा खाना दे दिया जाएगा तो क्या हम पूरे खाने को खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हमारे स्टमक का साइज छोटा है, सीमित कैपेसिटी। रणवीर सिंह जी बता सकते हैं, डीएपी जो होती है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें साफ साफ बोरी के ऊपर लिखा रहता है। जैसे रणवीर सिंह जी ने बताया कि जब किसान शुरुआत में डीएपी देता है, डीएपी जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, बोरी पे लिखा रहता है 35% वाटर सॉल्युबल, WS। ये जब हम देते हैं तो ये पानी के साथ घुल करके ये जमीन के अंदर जाता है और हमारे जो है ब्रांचिंग को हेल्प करने में मदद करता है। लेकिन क्या होता है कि जब
ये नीचे जाता है, तो इसको सॉल्युबलाइज करके हमारे पौधे में अवशोषित कराने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पीएसबी बैक्टीरिया, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। अब फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बचा है 60,000 से 70,000 के अंदर, उसका भी एक पार्ट होगा भाई, सारे तरह के बैक्टीरिया मिले हुए हैं, तो वो क्या है, प्रॉपर डीएपी को सॉल्युबलाइज नहीं कर पा रहा है और हमने क्वांटिटी भी बढ़ा दी। तो रणवीर सिंह जी आप बताइए, आज की तारीख में किसान अपने खेतों में पलाऊ करवा रहे हैं? जी सर, करवा रहे हैं। आज से 30 साल पहले पलाऊ होता था? बिल्कुल नहीं होता था, वो सर बेलों के हल पलाऊ के को मैं द्वारा। आप लोग को मोटी मोटी भाषा में बताऊं, पलाऊ मतलब मिट्टी को मतलब उलट पुलट करना। या आपने देखा होगा बहुत सारे किसान जो अपने खेत में उसकी जगह पे छेद करवा देते हैं ड्रिलर से। क्यों? क्योंकि जो ये हमने डीएपी दिया, ये पानी के साथ घुल करके नीचे गया और उसका जो फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, तो उसने उसको सॉल्युबलाइज किया ही नहीं, क्योंकि उसके पास क्वांटिटी नहीं थी और वो वहां रह गया। तो उसने क्या किया, एक लेयर बनाई, सफेद रंग की लेयर होती है, इसको किसानों की भाषा में नमक की लेयर बोलते हैं। ये लेयर क्या कर रही है, ये ऊपर की नमी को नीचे नहीं जाने दे रही है और नीचे की नमी को ऊपर नहीं आने दे रही। जब ऐसा होगा तो आपकी कितनी भी बारिश हो जाए, आपका सारा पानी आपका खेतों से बह जाता है, और जब वो पानी बहता है तो हमारी मिट्टी को भी बहाता है, हमारे बहुत सारे सिस्टम को भी बहाता है। करेक्ट? तो सोचिए, अगर हमने प्रॉपर सिस्टम को समझा और हमने किसानों को समझाया, बताया, और उन्होंने अपनी खेती में थोड़ा सा परिवर्तन लाए, तो हमारा अंडर वाटर लेवल बढ़ने लग जाएगा। पहले 20-30 फीट पे पानी आता था, 500-600 फीट पे भी पानी नहीं है। ठीक है, दोहन हम ज्यादा कर रहे हैं, यूज ज्यादा कर रहे हैं, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन सारी चीजें जो है वो पृथ्वी पर ही मौजूद है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर दिया और उसका नुकसान क्या हुआ, हमारा मित्र कीट केंचुआ हमारे खेत से खत्म हो गया। मैं बड़े से बड़े किसानों से मिला हूँ। रणवीर सिंह जी आप बताइए, क्या आप खड़ी फसल को जुताई कर सकते हैं? जी सर, बोलिए क्या आपने खेत में फसल लगा रखी है, आप उसकी जुताई कर सकते हैं? नहीं, किससे? मतलब जैसे अपनी फसल लगी हुई है, फसल निकल आई, बड़ी हो गई, अब इसकी जुताई कर सकते हैं खेत की? नहीं, लेकिन बीच में करनी है या कैसे? वो मतलब मैंने बोला जैसे अपना गेहूं लगा हुआ है या धान लगा हुआ है, अपन जुताई नहीं कर सकते ना? वो पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है दोस्तों, हमारा मित्र कीट जो है ये जुताई करता था, ये मिट्टी के अंदर जाता था, मिट्टी को उलट पुलट करता था, हमारी जो मिट्टी उसको पोरस बनाता था। पोरस का मतलब हमारी हवा और पानी का प्रवेश सुगम बनाता था। हमारी जड़ों को जितनी अच्छी हवा लगेगी, जितना अच्छा उनको पानी मिलेगा, नमी मिलेगी, उतनी हमारी जड़ें बेहतर होंगी, और जब जड़ी हमारी बेहतर होंगी तो हमारा ऊपर का जो पौधा है वो भी बेहतर होगा। हम पौधों को दो तरह से पोषण देते हैं, जमीन के अंदर से देते हैं, जमीन के ऊपर से देते हैं। तो जमीन के अंदर देने के लिए हमको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, गलती कहाँ होती है, लोग कहते हैं कि हम अगर ऑर्गेनिक करेंगे तो हमारा पूरा जो है वो यील्ड कम हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हम पिछले 30-40 साल से अपने खेत में एक केमिकल फर्टिलाइजर डालने, हमारी जमीन को उसकी आदत हो गई। जैसे एक व्यक्ति जिसका जो शराब सेवन करता है, अगर हम उसके अचानक से शराब बंद कर देते हैं, या कोई दवा लगातार कोई आदमी खा रहा है, तो डॉक्टर भी उसकी दवा को तुरंत नहीं बंद करता है, कहता धीरे धीरे बंद करेंगे। इसी प्रकार से हम जो गलती करते हैं, किसान भाई क्या करते हैं, वो उन्होंने रासायनिक बिल्कुल बंद कर दिया और पूरा ऑर्गेनिक पे डाल दिया। हमको नहीं पता जमीन हमारे कैसा बिहेव करेगी। तो हमको क्या करना है, जब भी हमको अपने प्रोडक्ट को अप्लाई करवाना है, हमको बताना है कि आपको 25% आपको रासायनिक खाद की मात्रा कम कर देनी है। पहली चीज ये कि जब उसका 25% वहां कम होगा तो उसकी एक लागत में कमी आएगी, तो आप अपने प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है उसको आप बता सकते हैं कि भाई ये आपकी बचत हुई और यही आपने लगाया, तो आपकी जो लागत थी लगभग वो बराबर रही, लेकिन अब आपकी धीरे धीरे जो जमीन है वो अब आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटीज की तरफ जा रही है, उसके अंदर न्यूट्रिशंस भी आने शुरू हो जाएंगे और हमारी धीरे धीरे जमीन उपजाऊ हो जाएगी। जब खराब करने में 30-40 साल लगाए तो सर एक सीजन में नहीं सही होती। अगर हम उसको 2 से 3 साल, 4 से 5 सीजन अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे करके वो हमारी जमीन जो है वो बेहतर हो जाएगी। जब हम किसान को ये बात करते हैं, आज की तारीख में 1 एकड़ में किसान धान की फसल को छोड़ करके, धान में क्योंकि रोपाई का खर्चा बहुत ज्यादा लग जाता है, धान में 2 तरह से खेती होती है, मैं उसके बारे में आगे कभी सेशन में चर्चा करूंगा, उसमें ज्यादा खर्चा होता है। अदरवाइज खाद में आज की तारीख में एक एवरेज किसान 2 बोरी यूरिया और 1 बोरी डीएपी अपने खेत में देता है। लगभग इसकी कीमत होती है 2,500 रुपए के आसपास, किसी का थोड़ा कम होता है, किसी का ज्यादा। आज 2,500 रुपए का, 2,500 से 3,000 रुपए का वो खर्चा कर रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि वो वहां पे सिर्फ 3 पोषण ले पा रहा है। हमको देने हैं मिनिमम 16, दे रहे हैं 3, तो हमारी फसल कहाँ से अच्छी होगी, उपज अच्छी निकल आ रही है,
लेकिन हमारी गुणवत्ता नहीं आ रही है। बिना गुणवत्ता के हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। मेरा इस सिस्टम से जुड़ने का सबसे बड़ा रीजन यही था, क्योंकि जो खाना मैं अपने घर में खा रहा हूँ, अगर वो पोषक तत्व उसमें नहीं है तो उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव मेरे और मेरे परिवार पे पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमको किसान से बात करनी है। दूसरी चीज, अभी मैंने आपको बताया कि डिकम्पोजर बैक्टीरिया होता है, जो हमारे पुराने जो फसल में जो बच जाते थे अवशेष, जैसे कटाई होती है तो थोड़ा सा बाहर बच जाता है, ऊंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, नीचे जड़ें बच जाती हैं। आज आप देखिए सबसे ज्यादा बात होती है पराली जलाई जा रही है, क्यों? क्योंकि डिकम्पोजर बैक्टीरिया है नहीं। अब आपको जो बचा हुआ है रेजिड्यू, ठूंठ बचा हुआ है, उसको आपको नष्ट करना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, लेबर से करवाएंगे, बहुत महंगा पड़ता है, तो उन्होंने क्या किया, आग लगा दो। आग लगाने से क्या हुआ, हमारी जमीन की ऊपरी सतह जल गई, जितने भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज थी वो सब उसमें खत्म हो गई। अब आप सोचिए, वो हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं, बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है लोगों के सामने। अगर हम प्रॉपर माइक्रोबियल एक्टिविटीज अपने खेतों में रखेंगे तो हमको इस चीजों से भी हम दूर हो सकेंगे कि हमको पराली जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जबकि उससे कितना सारा पोल्यूशन को भी नुकसान होता है। आप दिल्ली की तरफ देखिए, अभी सीजन आएगा दिवाली के टाइम पे, जब धान की कटाई होगी, वहां पे देखिए पराली जलाई जाएगी और पूरा का पूरा जो स्मॉग आ जाता है दिल्ली में, जिसकी वजह से हमेशा वहां पे प्रॉब्लम होती है और सबसे ज्यादा अस्थमा के पेशेंट वहां पे बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको थोड़ा सा ये समझना है कि किसान की आवश्यकता क्या है, किसान की आवश्यकता क्या है, और उस आवश्यकता को देखते हुए हमको वहां पर उससे बात करनी है। ठीक है, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा मेरे लिए। जयदेव सर, मैंने अभी समय देखा, मैंने ध्यान नहीं दिया था, समय ऑलरेडी 9 बजने वाला है। तो दोस्तों, हमारे पास जो प्रोडक्ट है बिल्कुल बेसिक प्रोडक्ट है। मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट की ब्रीफिंग दे देता हूँ, फिर मैं अपने सेशन को एंड कर दूंगा। कि हमने जो सॉइल हेल्थ हमको कब देनी है, जब हम अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारे किसान का होता है वो होता है बीज की बुआई वाला समय होता है। तो हमको सीड ट्रीटमेंट जरूर करवाना है किसान से। क्यों? क्योंकि किसान को मल्टीपल लेयर में हमको उसको फायदा देना है। आज की तारीख में अगर कोई किसान अपने खेतों में बीज डालता है तो उसका कहना है कि 60 से 70% ही जर्मिनेशन उसको मिलता है प्रॉपर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। बीज क्यों नहीं जर्मिनेट हो पाते हैं? बीज के ऊपर एक स्टार्च की लेयर होती है। जब हम उसको सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो स्टार्च की लेयर ब्रेक हो जाती है। जब ब्रेक होगी तो जर्मिनेशन का परसेंटेज हमारा बढ़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, अगर हमने उसको प्रॉपर नमी दी, अपने यहाँ पे एक स्प्रेडर प्रोडक्ट है, वो क्या होता है, वो एक अपना एक्टिवेटर है और वेटर है। जब हम उससे ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा जो बीज है उसका जर्मिनेशन ज्यादा होगा। जब बीज से पौधा ज्यादा निकलेगा तो नेचुरल से हमारी यील्ड भी ज्यादा आएगी। इसके बाद हमारा सेकंड प्रोडक्ट आता है प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट जो है, तो प्लांट वाले में क्या हमको देखना है, प्लांट जब हमारा पौधा निकल आया 4 से 6 अंगुल का हो गया, तब हमको पहला स्प्रे करना है। क्योंकि तब देखिए सब जमीन में देने की संभावना खत्म हो चुकी होती है और ज्यादातर किसान जो है वो स्प्रे की तकनीक को यूज करते हैं। जो मात्रा लिखी हुई इसको आप करिए। सेकंड, हमको 15 से 20 दिन में उसको रिपीट कर देना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, पौधा शुरू के 45 दिन में ही सबसे ज्यादा पोषण खींचता है अपने अंदर। ठीक है, हमने जब उसको फॉलियर स्प्रे से स्प्रे किया 2 बार, तो हमने उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे दिया। तीसरा, आप याद कर देखिए कि पौधे को फिर सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की कब आवश्यकता होती है, जब उसके अंदर फूल आ रहे थे, फ्लावरिंग। जैसे आप देखिए अपने भी घरों में, अपने परिवारों में, जब अपने यहाँ पे जो लेडीज हैं अगर वो गर्भवती होती है तो उनकी आप देखिए डाइट चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि नया जीवन बन रहा है, तो हमको उनको ज्यादा पौष्टिक डाइट देनी है, ज्यादा बेहतर खाना देना है। इसी प्रकार से जब पौधे के अंदर फ्लावरिंग आती है, फ्रूटिंग होती है, तो उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जो अपना प्रोडक्ट है ये हीट पैदा करता है, यानी कि पौधे में प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। तो हमारा जब प्रजनन क्षमता बढ़ेगी तो ज्यादा फ्लावर आएंगे, ज्यादा फ्रूटिंग होगी, और हमने न्यूट्रिशन दिया हुआ है तो हमारा जो फल निकल रहा है वो हमारा बेहतर निकलेगा, अच्छा निकलेगा हेल्थ में। और जो प्रोटेक्शन के ऊपर जो बात होती है, तो बहुत सारे तरह के पौधे में हमारी बीमारियां आती है। आज की तारीख में अगर हमने पौधे को, जो बीज को ही अगर हमने मजबूत कर दिया, जैसे एक बच्चा है, अगर आप देखें बहुत सारे बच्चों को अगर प्रॉपर मदर पोषण ले रही है तो आप देखिए बच्चा एक हेल्दी बेबी होता है और बहुत सारे तरह के उसको सर्दी जुकाम बुखार उसको आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन दे करके उसको हमने बड़ा किया है। इसी प्रकार से अगर हमने पौधे को शुरुआत में ही प्रॉपर पोषण दे दिया तो हमारे पौधे में छोटी छोटी बीमारी आने की बहुत सारी संभावना कम हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जयदेव सर सेशन बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इसको आज के लिए कट शॉर्ट करता हूँ और मैं नेक्स्ट टाइम फिर से इसको कंटिन्यू करूंगा। और सवाल लेने
इससे पहले एक छोटा सा वीडियो मैं और दिखाना चाह रहा था। जी जयदेव सर। यस मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा तो लोगों को ये लगता है कि कैंसर की जो बात होती है, पेस्टिसाइड का क्या असर है क्या नहीं असर है, और बहुत सारे लोगों को एक मिथ है कि ऑर्गेनिक करेंगे तो कम हो जाएगा। रणवीर सिंह जी आप बता सकते हैं, आप तो ऑर्गेनिक कर रहे हैं। जी सर बोलिए बोलिए। लोग कहते हैं ऑर्गेनिक अगर हम फार्मिंग करते हैं तो यील्ड कम हो जाती है। नहीं सर, अगर आप सही तरीके से करते हो तो नहीं होती है। और ई बायोटोरियम की जो टेराटेक टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट है ना सर, वो तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ पॉसिबल ही नहीं कम होगी। आप केमिकल से कर रहे हो ना, उससे भी ज्यादा होगी। बिल्कुल आपने सही बोला रणवीर सिंह जी। टेराटेक का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, टेरा मतलब होता है मिट्टी और टेक मतलब